इक्विटी और इंसान दोनों को ऊपर जाना है। इंसान भी एक दिन ऊपर जाएगा और इक्विटी भी जाएगी ऊपर। आजकल तो हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन लंबे नहीं चलते, तो लंबा कैसे चलेगा? रिलेशनशिप तब लंबा चलता है जब आप दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाई नहीं, फिर आप सट्टा खेलने आए हो, आप मस्ती कर लो, पैसे जला लो और चले जाओ। अगर वहां पे ब्लैक जैक भी जीता जा सकता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली आप तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी चीज में पैसा कमा सकते हैं। मानसिकता मार्केट की खराब नहीं है, मानसिकता इन्वेस्टर की खराब है। तक आप एक्सपर्ट बन चुके होगे और लक आपके फेवर में आ जाएगा, then you will make killing amount of money। तो उन्होंने क्या किया, जिंदगी भर मेहनत की, मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा पैसे की एफडी कर दी, तो उन्होंने वो कभी भी सुपर वेल्दी नहीं हुए। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती पहले दिन ही तोड़ लो, वो बेटर है, बिकॉज आगे जाके टूटने ही वाली है। तो एवरीवन, आज हमारे साथ है संजय कठुरिया सर। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी पॉडकास्ट से पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये बोलते हैं लोग इन्हें सुनते हैं। सो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में विथ योर होस्ट प्रीति अग्रवाल। सो आज का हमारा डिस्कशन ये इट विल बी मोर अबाउट इन्वेस्टिंग, मनी मेकिंग। सो पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा यही होगा, जिसमें यू आर एन एक्सपर्ट। ऐसे तो सारे लोग आपको जानते ही हैं, बट फॉर दोज हु डोंट नो यू, जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट योर सर, कि आप क्या करते हैं एंड व्हाट ऑल यू हैव डन। So basically, I am into finance for very long time. I did my engineering और फिर मैंने अपनी MBA finance की थी 2008 में। Now I'm a CFA, recognized या CFA. So 12 साल हो गए मुझे CFA हुए, but I kept on switching jobs. I worked with Raheja, Kanakia, Omkar, with the top builders, real estate developers of Bombay. I did very large transactions. I was into raising private equity, investor relations. Then I became chief strategy officer at the age of 29. And at that time I was one of the youngest chief strategy officers, and और धीरे धीरे फिर रियल एस्टेट में काम करता रहा, करीबन 11-12 साल रियल एस्टेट में काम किया, फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंसल्टेंट कोच किया, एंड देन टुडे आई एम ऑन माय ओन कंप्लीटली। टुडे प्रेजेंटली आई एम इनटू teaching finance, educating, content creation. I have my own YouTube channel, यस an Instagram channel, यस, which you have content based, ऑलरेडी ग्रोन। nothing ऐसा कुछ मैंने मेजर नहीं किया, I just posted content which I really liked, loved, and people have loved me for that, and today Instagram is upwards of 450K, and YouTube is all good, also upwards of 225K, तो काफी अच्छा एक जंप रहा है। It was very wonderful। सो आप सर इन्वेस्टिंग आपने कब स्टार्ट की एंड किस ईयर में आपने स्टार्ट किया एंड व्हाट वाज योर एज देन? My investment journey, I'm so sorry, investment journey started in the year 2006। So 2006 में मैंने अपनी investing journey start की थी, and I started in 2006 because I was started making money at that time। I was a freelancing teacher at IMS Institute, which was test prep, जो ये CAT और ये सब एग्जाम्स होते हैं, competitive एग्जाम्स होते हैं, हाँ हाँ। उसके उसकी क्लासेस थी IMS Academy करके। तो मैं उसमें एक टीचर था, तो वहां मैं at that time I used to make, in 2006 I used to make 300 rupees an hour, and at that ओके। time I made good amount of money for myself, so I started investing way back then। तो मैं तब शेयर्स खरीदता था। GMR Infra was the first ever share I bought in my life, and today ओके after ओके। so many years I still see that company alive। तो अच्छा लगता है, क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज थी जिनके मैंने शेयर लिए जो बंद हो चुकी है। तो that one share which I bought very first is still alive, बहुत अच्छा लगता है। So I've been investing from GMR। 2006, be it in share market, directly shares, be it mutual funds, be it futures and options, stock options, be it MCX। जब तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत में जितने लीगल सट्टे हैं मैंने सारे खेले हुए हैं। सर तो अभी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है? If you look at only mutual funds, we look at only mutual funds, approximately 6 crores के आसपास का है। And अगर मैं सर म्यूचुअल एंड फंड, प्लीज गो अहेड सर। yeah, so apart from mutual funds, I have some direct equity which is very less, it's hardly 50-60 lakh rupees। तो मतलब in terms of full proportion वो मुश्किल से 8-10% है। So and apart from that I have some gold investments, be it physical gold and digital gold, so मेरे पास उस तरह के investments हैं। And apart from that I have fixed deposit, PPF। I have a very strong PPF account because 2006 में मैंने PPF खोल लिया था। So my PPF is in the range of ओके। around about 35 40 35 odd lakhs।
And apart from that, then I have some cash in hand, fixed deposits, and then some F&O, futures and options. So I play in futures and options Yes. very heavily. तो ये मेरा ओवरऑल Yes. पोर्टफोलियो है जो मैं होल्ड करता हूँ. तो डू यू थिंक सर अभी भी लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार की तरह देखते हैं, और वो जो हर्षद मेहता स्कैम का फेयर था अभी तक भी लोगों के मन से गया नहीं है पूरा पूरा? देखिए, सट्टा बाजार ना, मैं तो कहता हूँ सट्टा भी सट्टा बाजार नहीं होता. देखिए, हर चीज के पीछे एक साइंस होती है. मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले जिसका नाम था 21. It's an English movie, हम्म. and it teaches you how to play blackjack and win with higher probabilities. तो अगर वहां पे ब्लैकजैक भी जीता जा सकता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली आप तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी चीज में पैसा कमा सकते हैं. मानसिकता मार्केट की खराब नहीं है, मानसिकता इन्वेस्टर की खराब है. सो द आउटलुक ऑफ पीपल इज व्हाट विल एंश्योर कि वो पैसा कितना बनाएंगे. राकेश झुनझुनवाला ने सेम मार्केट से अरबों रुपए बना लिए. When he bought Titan for 2 rupees. Today it is at 3,500 यस. rupees. Now, imagine one thing. अगर वो सट्टेबाज की तरह सोचते तो वो हो सकता है 2 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच देते, 10 रुपए में बेचते, 100 रुपए में बेच देते. But he kept it on because he could understand. He was a chartered accountant. He could read the balance sheet. He could understand what is happening in the business. तो उन्होंने सट्टा नहीं खेला, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया और उससे उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए. और absolute, today more than 60% of his entire portfolio is only Titan. His entire portfolio is यस. not made out of more than 30 stocks. तो सट्टेबाजी जो है ना, वो हमारी फितरत है, मार्केट की फितरत नहीं है. मार्केट इज न्यूट्रल फॉर एवरीवन. मार्केट इज सेइंग आई हैव अपॉर्चुनिटीज, कम इन्वेस्ट इन मी एंड मेक मनी. तो आज अगर मैं भी मार्केट से, म्यूचुअल फंड्स में मैंने कैसे पैसे कमाए, मार्केट से कब पैसे कमाए. पर बहुत सारे लोग, 90% लोग विल नॉट मेक मनी बिकॉज दे ट्रीट इट लाइक अ सट्टा. वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए कि वो पैसे वो छुएं और वो अचानक से मिडास टच हो जाए और वो हम्म. कल के कल डबल, परसों को ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स हो जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, दिस मे बी पॉसिबल वंस इन अ ब्लू मून, बट फॉर दैट यू हैव टू बी इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब आप 20-20, 30-30, यस. 40-40 साल मार्केट में निकालोगे, तो एक 4 या 5 साल का ऐसा फेज आएगा जब तक आप एक्सपर्ट बन चुके होगे और लक आपके फेवर में आ जाएगा. देन यू विल मेक किलिंग अमाउंट ऑफ मनी. But if you feel that, sometimes you will enter the market, sometimes you will exit the market, and then you will make money, तो वो मनी नहीं, फिर आप सट्टा खेलने हम्म. आए हो. आप मस्ती कर लो, पैसे हम्म. जला लो और चले जाओ यहाँ से. जिस तरीके से कंसिस्टेंसी सब चीज़ में ज़रूरत है, मार्केट तो ये और भी ज़्यादा डिमांड करता है. फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो प्रीति, आपने आज रिटर्न्स फाइल करने चालू किए, 5 साल आपने फिर रिटर्न्स फाइल नहीं किए, फिर आप छठे साल आपको मार्केट में काम ही नहीं मिलेगा. लोग कहेंगे कि भाई आप तो फाइल एग्जैक्टली. ही नहीं कर रहे हो पिछले 5-6 साल से. तो आपने अगर एग्जैक्टली. मार्केट में समय ही नहीं निकाला, तो यू विल, लेट्स से टुडे यू आर मेकिंग 5,000 फॉर अ रिटर्न फाइलिंग. ठीक है, आफ्टर 10 years it will not be 5,000, you may be making 1 lakh rupee for a return filing. Today you will be सो filing ट्रू. returns for people who have lower salaries. At that time you will be filing returns for people who have higher income, higher salaries. But this will only happen when you will spend 10 years in the market. आप 10 साल मार्केट में निकालो तो सही. आजकल की जनता को, आजकल के बच्चों को, सबको चाहिए हम आज आए और कल हमारा पैसा डबल हो जाए, फिर ट्रिपल हो जाए, फिर 4x हो जाए, फिर 10x हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला. ऑल दीज आर रबिश एक्सपेक्टेशंस, एंड इफ यू हैव दीज एग्जैक्टली. एक्सपेक्टेशंस यू विल नेवर मेक मनी. एग्जैक्टली. एंड सर आपको क्या लगता है कि अभी ये सब सारा कुछ जानते हुए भी लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट वॉरेन बफेट टुडे, एवरीबडी इज नोज अबाउट द बिग इन्वेस्टर्स हु आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल नोइंग ऑल दैट दे वांट टू इन्वेस्ट. बिकॉज आई टॉक टू सो मेनी पीपल एंड एवरीबडी सेज कि हाँ मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना है, बट फिर भी वो नहीं कर रहे. आई डोंट नो व्हाई. मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द मेन साइकोलॉजी एंड व्हाट इज पुलिंग देम बिहाइंड, कि क्या उनको इन्वेस्टमेंट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को? देखिए, मैं इसको फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन कहता हूं. आई हैव अ वर्ड फॉर दिस. इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन. सी, पीपल आर वांटिंग रिटर्न्स बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क एंड दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट. प्रॉब्लम सिर्फ यही है, प्रॉब्लम और कोई नहीं है. लोगों को पैसा बनाना है, इंसानी फितरत है पैसा बनाना. एंड इट इज नथिंग रॉन्ग बाय, इफ यू हैव मटीरियलिस्टिक गोल्स ऑफ मेकिंग वेल्थ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा ना. अब होता क्या है कि आप स्टेप तभी लेना चाहते हो जब आप सोचते हो कि मार्केट राइटली प्राइस्ड है, एंड मैं अब हम्म. मार्केट 10% करेक्ट कर जाएगी तो मैं चला जाऊंगा. फिर क्या होता है, आपने सोचा निफ्टी 20,000 का, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया. अब मैं ना, जब मार्केट निफ्टी 18,000 हो जाएगा,
तो मैं एंटर करूंगा। अब वो निफ्टी 25,000 हो गया, अब आप उसका 18,000 का वेट कर रहे हो, तो वो 18,000 तो होने से रहा, एग्जैक्टली। तो अब आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है। इसीलिए आपका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना प्रीति, आपका काम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपका काम है रिटर्न्स फाइलिंग, आपका काम है ऑडिट, आपका काम है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग फॉर बिजनेसेस। योर वर्क इज नॉट इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई यू शुड नॉट डू इन्वेस्टमेंट्स, यू शुड लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। आप ईटीएफ में डाल दो, आप पैसिव फंड्स में डाल दो, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, उनका रोज का काम है पैसा बना को इन्वेस्ट करना। एग्जैक्टली। और आप एग्जैक्टली। एक चीज याद रखिए प्रीति, कि कोई भी रिश्ता लंबा कब टिकता है। आई एम आस्किंग यू दिस हम्म। क्वेश्चन, व्हेन डज अ हम्म। रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग। आजकल तो हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन लंबे नहीं चलते, तो लंबा कैसे चलेगा? रिलेशनशिप तब लंबा चलता है जब आप दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो। सो लोअर हम्म। एक्सपेक्टेशन विल ऑलवेज लीड टू बेटर एंड लॉन्गर रिलेशनशिप। I am हम्म। I am ready to make average returns for a longer period of time. मेरे को 30%, 40%, 50% सालाना रिटर्न्स नहीं चाहिए। I am happy with 12 to 14%, but I want to make these returns for 40 years of my life. Because if I make 40, यस। if this kind of returns for 40 years of my life, I know I will make so much money that it will last for my 7 generations. तो मुझे एग्जैक्टली। बिलो एवरेज रिटर्न्स, नॉर्मल एवरेज, बिलो एवरेज नहीं, एवरेज रिटर्न्स जो होते हैं वो भी चलेंगे, पर लंबे समय के लिए चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाइए, तभी आप जो है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जब आप ज्यादा का लालच करोगे तो आप सट्टे की तरह डील करोगे। जब आप ज्यादा देर का लालच करोगे, एट दैट टाइम यू विल हैव लेसर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट एंड यू विल बी हैप्पी। You will be, you will have your own time. Today, if I invest in mutual funds, today the market is open, एंड आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू एट 3 PM, तो अगर मैं मार्केट्स में होता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता, आई वुडंट बी एबल टू स्पीक एब्सोल्युटली। टू यू। बट टुडे आई नो माई मनी इज लाइंग विद द बेस्ट पीपल इन द कंट्री, दे आर मैनेजिंग माई मनी। मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे भी आएगा, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो होना ही होना है। बट मुझे पता है कि मार्केट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं हमेशा कहता हूँ इक्विटी और इंसान दोनों को ऊपर जाना है। इंसान भी एक दिन ऊपर जाएगा और इक्विटी भी जाएगी ऊपर, तो इंसान और इक्विटी दोनों ऊपर जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म होराइजन रखो, और जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीति, बिकम अ बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। If you are a corporate professional, become a better corporate professional. If you are a businessman, become a better businessman. If you are a freelancer, become a better freelancer. If you are an employee, become a better employee. जो काम में यस। आपका एक्टिव इनकम आ रहा है उसको बेटर करो। आप ये मत फोकस करो कि मैं इन्वेस्टमेंट से पैसा बना लूंगा, वो अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ में नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। इट्स अ ट्री। बट ये व्हेन ना, वी आर सेइंग दिस कि हम लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इक्विटी, राइट सर? यस बिकॉज यस। यहाँ पे कुछ लोग इसको ये ना ऐसे ना समझ लें कि वी आर टेकिंग म्यूचुअल फंड ऑल्सो इन अकाउंट। सी डायरेक्ट इक्विटी तो मेरे हिसाब से जिसको मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको P&L बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू नीड थ्री थिंग्स टू डू डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यू नीड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड टाइम। फर्स्ट यू नीड टू नो, लाइक यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, हम दोनों को पता है बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कॉर्पोरेट फोरकास्टिंग क्या होती है, मैनेजमेंट को कैसे चेक करता है, हमको आता है, हमें नॉलेज है। पर ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यस। ना मेरे पास टाइम। I don't have information. I don't know एब्सोल्युटली। what is going on in the market. Okay, I don't know, suddenly एक न्यूज आएगी जो जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा, और रिलायंस का शेयर 5% गिर जाएगा, या टीसीएस का शेयर 5% गिर जाएगा, या 10% बढ़ जाएगा। आई डोंट हैव दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड नीदर डू आई हैव टाइम टू मॉनिटर एवरी बिट एंड एवरी मिनट टू सी कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो इफ आई हैव all three together, if I have knowledge, information and time, I will do direct equity. If I don't have knowledge, information, time, I will not do direct equity. वो मेरा काम नहीं है। यस। सोचिए, मैं यू कैन सीएफए हूं, ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। हम्म। सीएफए होने के बावजूद भी मैं डायरेक्ट इक्विटी नहीं करता हूं। मैंने क्या बोला, बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो भी बहुत पुराने कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे वो रखे हुए हैं, और कुछ नहीं, उनको भी मैं छूता नहीं हूं ज्यादा। सो सर आपका 60% पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में है, यू हैव डन SIPs एंड ऑल। सो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताइए, लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ लॉस इन म्यूचुअल फंड? आफ्टर 7 years ऑलमोस्ट जीरो। हम्म। तो अगर आप 7 years तक म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका पैसा हम्म। खोने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। क्योंकि इतना आप ऐसा क्यों? एवरेजिंग कर चुके हो, इतना रुपी एवरेजिंग कर चुके होते हो, दो एक हम्म। साइकिल्स देख चुके होते हो, कि आपका लॉस करने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। एंड यू सो स्टार्ट मेकिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स आफ्टर 8 to 10 years. But यस, then when you make बिकॉज the द money there, गेम it ऑफ is massive. कंपाउंडिंग स्टार्ट्स देन। Yes, या after 10 years, your game of compounding starts. या। देखिए,
जैसे हमें सिखाया जाता था कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। आपको 5 साल बाद घर खरीदना है, 10 साल बाद शादी करनी है, या 15-20 साल बाद आपको रिटायरमेंट चाहिए, बीच में आपको वेकेशन करनी है। तो फॉर ईच ऑफ द गोल यू नीड टू हैव अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वो गोल शॉर्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट का नेचर बदल जाता है। अगर शॉर्टर गोल्स में हम ज्यादा इक्विटी में पैसा नहीं डालते, बिकॉज इक्विटी इज अ लॉन्गर गेम। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, 25 साल का है, तो हम इक्विटी में भी डालते हैं और ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में भी डालते हैं, बिकॉज देन वी आर गेटिंग टाइम टू कंपाउंड। थोड़ा मार्केट क्रैश कर गई, कुछ हो गई, तो हमें पता है कि आप लोग को जो सर इन्वेस्टर होगा ये उसको डर। स्मॉल और मिड कैप को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? So small and mid, see, there are three levels of companies in the country. One are called the large cap companies. So large cap companies essentially are companies which have more than 25 to 30,000 crores of market capitalization. तो यानी उनकी कंपनी की वैल्यू जो है वो 25-30 हजार करोड़ से ऊपर है. So for example, Reliance, TCS, Infosys, Dabur, HUL, ITC, उसके बाद ONGC, गेल, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको हम लार्ज कैपिटलाइजेशन. Then you have mid-cap companies which are below 25-30,000 crores, but they are above 5,000 crores. So they are called mid-cap companies. तो ये हो गई आपके mid-cap companies. और सबसे छोटी जो 5,000 करोड़ से नीचे होती हैं, वो होती हैं आपकी स्मॉल कैप कंपनीज. उसमें भी जो 500,000 करोड़ के आसपास होती है उनको माइक्रो कैप कंपनीज कहते हैं. तो जनरली यस। दिस इज द स्ट्रक्चर. अब क्या होता है, देखिए, रिलायंस आज अगर 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे है, तो रिलायंस का 20 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ जायंट. But if let's say there is a new company which is 500 crores in capitalization or 2,000 crores in market capitalization, that company over the next 5 to 10 years can go to 20,000 crores also, because it's a small company and there is chance to grow. तो क्या होता है कि जब, बट उसमें रिस्क भी बहुत होता है, उसकी मैनेजमेंट पता नहीं कैसी होगी, खराब तो नहीं कर देगी, उनको फाइनेंशियली बिजनेस को मैनेज करना आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं. तो रिस्क और रिवॉर्ड होता है उसमें. बहुत सारी छोटी कंपनीज है जो 100x हो जाती है, जैसे एशियन पेंट्स है. एशियन पेंट्स ओवर द लास्ट 40 years has given 24,000 टाइम्स का रिटर्न. यस, अगर मतलब आपने दे हैव 40 साल गिवन पहले 1 रुपया अमेजिंग डाला होता रिजल्ट। एशियन पेंट्स में, तो आज वो 24,000 रुपए होते. तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे उन्होंने कंपाउंडिंग करके दिया आपको. बट दैट डे when somebody had to invest even 1 rupee in Asian Paints, उनको डर लगता होगा, यार ये 1 रुपया कैसे डालेंगे, कल को ये कंपनी खराब ना हो जाए, डूब ना जाए, कुछ मैनेजमेंट भाग ना जाए. तो यू विल हैव टू, बट टुडे डोंट वरी अबाउट ऑल दीस थिंग्स. यू हैव म्यूचुअल फंड्स. एट दैट टाइम म्यूचुअल फंड्स कम थे. Today you have mutual funds who help you identify such things, are sector specific, micro, mid cap, small cap specific. तो अब आपको अगर अपना म्यूचुअल फंड चुनना भी है, तो आप इस हिसाब से भी चुन सकते हो कि मैं मिड कैप में ज्यादा डालना चाहता हूँ, स्मॉल कैप में ज्यादा डालना चाहता हूँ, लार्ज कैप में ज्यादा डालना चाहता हूँ, कहाँ मेरा एलोकेशन होगा. आपको लगता है अगले 10 साल में ईवी का सेक्टर बहुत अच्छा जाने वाला है, तो ईवी के फंड में आप पैसा डाल सकते हो. आपको लगता है नहीं, फार्मा बहुत अच्छा जाएगा, तो आप फार्मा के फंड में डाल सकते हो. तो बहुत सो आज आई अगर वाज कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन कि मिड कैप या स्मॉल कैप आपको क्या लगता है सर कि मतलब लोगों को कैसे, बिगनर को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, विच वन शुड दे गो फॉर? तो प्रीति, बेसिकली आपका एलोकेशन हैज नथिंग टू डू विद योर एज. Allocation has to do something with your time horizon of investment and your goal. So for example, आप अगर 25 साल के हो और आप कहते हो आपको पैसा 30 साल की उम्र में चाहिए, आपको समझो 10 लाख रुपए 30 साल की उम्र में चाहिए, तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि 5 साल के होराइजन के बीच में जितना ज्यादा आप इक्विटी में डालोगे, उतना बड़ा रिस्क है कि बड़ी मार्केट फ्लक्चुएशंस पे आपका गोल अचीव ना हो. तो अगर आप 25 साल के हो तो भी अब आप इक्विटी नहीं कर सकते, बिकॉज योर गोल इज ओनली फॉर 5 years. बट अगर आप 40 साल के हो और आपका गोल 65 तक का है, यस। यानी 25 ईयर्स का तक है, तो वह ज्यादा एलोकेशन आपका हम जो है इक्विटी में करेंगे, और उसमें भी ज्यादा एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में करेंगे, क्योंकि यू हैव लॉन्गर होराइजन टू इन्वेस्ट. सो इट इज नॉट अबाउट वेदर यू आर यंग, ओल्ड, ऑल दीज थिंग्स आर इमटेरियल. इट इज अबाउट व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट इज योर यस। टाइम होराइजन टू अचीव दैट गोल. इन दोनों चीजों के बेसिस पे आपका एसेट एलोकेशन किया जाता है. एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपका कितना पैसा कहां डाला जाएगा. फिक्स डिपॉजिट में कितना डालेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना डालेंगे, गोल्ड में कितना डालेंगे, रियल एस्टेट में कितना डालेंगे, स्टॉक मार्केट में कितना डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कितना डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल में कितना रखेंगे, लार्ज कैप में कितना रखेंगे, हाइब्रिड में कितना रखेंगे. ये सारी चीजें टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सेट योर गोल एंड व्हाट इज द टाइम यू आर गिविंग फॉर दैट. हम्म। ऑलराइट, सो म्यूचुअल फंड सर एक हो गया, और बाकी इसके अलावा और क्या अच्छे इन्वेस्टमेंट देखिए, मैं ऑप्शंस आपको ना होते हैं एक एक इन्वेस्टर होराइजन के के हिसाब पास? से दिखाता हूँ. सो रिस्कोमीटर के हिसाब से पहला आपका रिस्कोमीटर में सबसे हम्म। हल्का रिस्क, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क इज एफडी. तो आपका एफडी में रिस्क कम है, बट वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड. आई डोंट
everybody is so much in love with FD because my father also, like, when I go on for filing this IT return, I keep on saying him कि नहीं ये FD बस खत्म करवा लीजिए, इसको FD को क्लोज करवाते, because you have to calculate interest, TDS, और उसका calculation in itself is a task. ना उसमें कुछ रिटर्न आता है, समझ नहीं आता कि why people are still finding it a safe option Got it. when there is no return. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिस इज कंप्लीटली बेसिस लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, अब जैसे आपने पहला ही क्वेश्चन मुझसे पॉडकास्ट पे पूछा, क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, तो ये आपके पेरेंट्स के माइंड पे और बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड पे ये बात है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है। तो अब स्टॉक मार्केट सट्टा है तो उन्होंने क्या किया, जिंदगी भर मेहनत की, मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा पैसे की एफडी कर दी। तो उन्होंने, वो कभी भी सुपर Exactly. वेल्दी नहीं हुए, कभी भी एक्सट्रीम वेल्दी नहीं हुए, और उन्होंने ठीक ठाक जिंदगी निकाली बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट क्वांटम वाज वेरी लार्ज। दे कुड मल्टीप्लाई देयर एक्टिव इनकम बिकॉज दे वर गुड एट देयर एक्टिव इनकम। ठीक है, बट अगर आज एक व्यक्ति एक्टिव इनकम के साथ साथ इस तरीके से इंटेलिजेंटली एसेट एलोकेशन भी कर लेगा, तो वो एटलीस्ट अपनी पैसिव इनकम भी डेवलप कर सकता है स्लोली एंड स्टेडली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years, एक अच्छी पैसिव इनकम को डेवलप कर सकता है। अब आपने पूछा कि कौन कौन से अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे मैं बता रहा था, रिस्क मीटर पे सबसे कम रिस्क जो है वो एफडी का है, और सबसे कम रिटर्न्स भी ऑब्वियसली आपको एफडी ही देगा। सेकंड, आप धीरे धीरे जब उस रिस्क मीटर पे आगे आते हैं, then you can go for corporate FD. So for example, there is Shriram Finance हो गया, Bajaj Finserv हो गया. This is not a marketing of any of these products. I'm just giving you an example. Yes, तो yes. ये ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अलाउड है मार्केट से डायरेक्ट पैसा रेज करना, एंड दे गिव लिटिल बेटर देन एफडी रिटर्न। सो इफ एफडी इज गिविंग लाइक 7.5%, they will give 8.5%, 9%. Then you can switch to a little more risky, which are corporate bonds. Corporate bonds give you anywhere around 11 to 12% returns. फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जहां पे फीस सबसे कम होती है। तो फीस कम होने के कारण रिटर्न्स बेटर मिलते हैं आपको। तो आपने इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है, उसके बाद आप आते हो थोड़े से रिस्की फंड्स में, यानी कि आप स्मॉल और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वहां पे जो है 15 to 18% रिटर्न्स बनते हैं। फिर आप सेक्टोरल में भी कर सकते हो, यानी कि आपने थीमेटिक पकड़ लिया कि भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा हूँ, डिफेंस में कर रहा हूँ, या फिर मैं ईवी ऑटोमेटिव में करना चाहता हूँ, बैंकिंग में करना चाहता हूँ, फार्मा हेल्थ केयर में करना चाहता हूँ, रियल एस्टेट में करना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से भी सेक्टोरल भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क और बढ़ जाता है, बिकॉज कल को वो सेक्टर डूबा तो सारी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ नीचे चली जाएगी। तो अब सम पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कुड बी सेक्टोरल, यू शुड नॉट डू 100% इन सेक्टोरल। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को बढ़ाता है। फिर क्या है, कुछ लोग पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, तो पेनी स्टॉक्स रिस्कोमीटर पे बहुत ऊपर है, बट उसके रिटर्न्स फिर कभी कभी 1:100, 1:1000, Yes. 1:10,000 भी चले जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसमें वो कभी कभी बहुत पैसा भी बना सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसा हारते हैं एज पर सेबी। तो ये आपका रिस्कोमीटर है। मेरा पॉइंट है, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो जिसको डर लग रहा है, जो एफडी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप लेके एफडी की जगह ये बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट, मुरुगप्पन, ये सब जो लेके आते हैं ना एक एफडी जिसमें 1% ज्यादा होता है, एटलीस्ट वहां से स्टार्ट। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत पड़ेगी। इसमें भी ज्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि ये सुपर A++ रेटेड कंपनीज हैं जिनके आप एफडीज खरीदने वाले हो। Yes. बट हाउएवर आई एम सेइंग कि बिकॉज आपकी मानसिकता सिर्फ एफडी पे फंस गई है, तो एटलीस्ट मूव टू अ लिटिल हायर पेइंग एफडी, देन मूव टू कॉर्पोरेट बॉन्ड, देन मूव टू इंडेक्स फंड, देन मूव टू, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और एक चीज याद रखना, जब तक आप किसी चीज की नॉलेज नहीं लोगे, आपको उस चीज में कन्विक्शन नहीं आएगा, और बिना नॉलेज और कन्विक्शन के आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे। ना आपको नॉलेज होगी, कन्विक्शन होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वेल्दी नहीं हो पाओगे। So my point is, take knowledge, go to these mutual fund distributors, read some books, watch our podcasts जो हम बात कर रहे हैं, उससे आप एजुकेशन लीजिए, फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करोगे तो आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड इन लॉन्गर टर्म यू विल मेक मनी। सर, आप करते हो रियल स्टेट में इन्वेस्ट? नहीं, मैं नहीं करता रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, बिकॉज आई So लाइक you लिक्विडिटी। live, stay in a, okay, so you stay in a rented यस, house? आई स्टे इन रेंटेड अपार्टमेंट। Okay, okay. So will you like to tell us what's the rent of your home So right now? the rent of my apartment is 75,000 rupees. I pay 75,000 rupees. I live in a very Okay. posh locality in Delhi, जिसे हम साउथ दिल्ली कहते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश। So Hmm. it's a very posh locality, so I stay there. But I pay 75,000 for an apartment which is worth 5 crore rupees. So effectively, if I have to buy Okay. this apartment, I'll have to make an EMI payment of more than 4 lakh rupees. तो मैं 4 लाख की EMI की जगह मैं Yes. 75,000 का
रेंट दे रहा हूँ, और वो भी 2-2 साल के लिए लॉक हो जाता है। 2 साल बाद वापस अब बढ़ेगा, 2 साल तक ये नहीं बढ़ेगा। एंड 2 साल बाद भी अगर मार्केट में रेंट्स नहीं बढ़े होंगे तो देन अगेन आई विल नॉट पे एक्स्ट्रा रेंट, और इफ माय लैंडलॉर्ड आस्क्स आई कैन मूव स्विच टू सम अदर बिल्डिंग। एंड पहले क्या था, मूवमेंट और ये सब हैसल होता था। नाउ डेज मूवमेंट इज वेरी इजी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ paying 30-40,000 rupees and you can move to another house. So it is not a problem. You can stay in a nice building for 4-5 years and then decide to कोई नई construction आ गई, कोई नई building आ गई, कोई नए amenities आ गए, तो आप उसमें switch कर सकते हो। तो it gives you a lot of flexibility। मतलब fixed apartment is very very, मुझे ऐसा लगता है कि it's very binding to you। तो आपको वो खींच के रखता है, आपको वो जो है ग्रो नहीं करने देता। यस, एंड आपके काफी बड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बन जाता है आपके लिए वो। तो जब तक आपके पास बहुत पैसा ना हो तब तक घर नहीं खरीदना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो सर? हाँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बहुत हेवीली ऑप्शन सेलिंग करता सो आप ही वो बड़ी मछली हो जो मार्केट से सब लोगों का पैसा खा जाते हैं। हूँ। अब मैं क्या करूं, इतनी सारी मछलियां आ रही हैं मुझे पैसा देने के लिए, मैं क्यों छोड़ू? अगर मेरे में वो इंटेलिजेंस है, अगर मेरे में वो कैपेबिलिटी है, तो आई माइट एज वेल यूज इट फॉर माई बेनिफिट। बिकॉज मैं कितना भी लोगों को एजुकेट कर दूं कि ऑप्शन मत खरीदो, ऑप्शन मत खरीदो, ऑप्शन मत खरीदो, इट इज नॉट अ विनेबल गेम, पीपल विल बाय। तो इफ दे आर बाइंग, एटलीस्ट लेट मी मेक मनी आउट ऑफ इट। आई एम डूइंग माई जॉब बाय एजुकेटिंग पीपल, डोंट बाय। बट इफ यू आर बाइंग, स्टिल यू आर रेडी टू बाय, लेट मी मेक मनी आउट ऑफ दिस यार, प्लीज। तो ये मैं ऐसे सो सोचता हूँ। यू वर इनटू सेलिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओनली, नहीं, आई लाइक हैव कम कभी इनटू, आपने ऑप्शन बाइंग करी ही नहीं करिए करिए, ट्राई? ऑप्शन बाइंग करी है। मैंने ऑलमोस्ट अच्छा, 10 लाख रुपीस का उसमें नुकसान भी किया, पर मैं उस नुकसान को मैं लॉस किया है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैंने उससे कहीं ज्यादा कमा भी हम्म। लिया है। और हम्म। एंड टुडे आई कंसिस्टेंटली मेक प्रॉफिट्स। एंड आपके सामने बैठा हूँ, मार्केट आवर्स में बैठा हूँ, पिछले आधे घंटे से आपके साथ, उससे पहले भी एक मीटिंग में था। आई हैव जीरो थिंग्स टू सी इन द मार्केट। आई हैव सेट माई ऑर्डर्स, आई हैव सेट माई स्टॉप लॉसेस, एंड मेरे महीने महीने की पोजीशंस होती है, तो मेरे को हर रोज कुछ ऊपर नीचे करना भी नहीं पड़ता। I don't give more than 10 minutes per day to this job. So it's completely passive for me. ओके। सो सर, अभी जब से शार्क टैंक आया है तब से ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का भी बहुत ट्रेंड चल गया है, लाइक तो उसके बारे में आपको क्या I लगता have है invested in कि certain, हाँ उस वो किस करना चाहिए, किसको देखिए, करना आप चाहिए? आपको मैं एक बात पूछता हूँ प्रीति, आप महीने में कितनी बार खाना खाते हो? हम्म। मैं आपसे पूछता हूँ, 3 times a day. तो महीने में कितनी So बार हुआ? 30 into 3, 90 times a day. 90 टाइम्स। 90 times a month. ठीक है, अब 90 टाइम्स अ मंथ आप खाना खाते हो, तो बाहर कितनी बार खाते हो, घर पे कितनी बार खाते हो? No count of that. तो चलो मैं कहूंगा एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 टाइम्स आप बाहर खा लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाओगे। Exactly. बाकी तो घर पे क्या, अच्छा घर पे खाते हो तो क्या खाते हो? जा तो जो नॉर्मल फूड बनता है हम दाल सबके घर चावल रोटी में सब्जी नॉर्मल। दही, हाँ, बस इतना ही होता होगा। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 100 मील्स खा रहे हो तो आप 10 to 20 मील्स बाहर खा रहे हो, और 80 to 90 मील्स घर पे खा रहे हो, ठीक है? तो यानी 10 to 20% आप जो है अच्छी चीजों का, मतलब अच्छी मतलब जिसमें टेस्ट आता है, पर दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। Okay, they may not necessarily be good यस, for health. If you are eating biryani outside, or if you are eating some very very cheesy stuff outside, या पानी पूरी खा रहे हो, they are not essentially very good for your health, but they give you taste. घर वाला खाना is very good for your health, but it doesn't give you taste, or not that amount of taste which बाहर का खाना देता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को देखो, आपका 100, अगर आपके पास 100 रुपया इन्वेस्ट करने, तो 80 रुपए दाल चावल रोटी सब्जी में इन्वेस्ट करो, which is your gold, your stock market, mutual funds, index funds, all these things। जो 10-20 रुपया बच गया है, उससे आपको जो करना है करो, जो करना है करो। आप एफएनओ करना चाहते हो, क्रिप्टो करना चाहते हो, पेनी स्टॉक्स लेना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, रियल एस्टेट करना चाहते हो, पंटरबाजी करना चाहते हो, कलर ट्रेडिंग करना चाहते हो, डब्बा ट्रेडिंग करना चाहते हो, एमसीएक्स करना चाहते हो, आपको जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आपको जो करना है करो। क्योंकि कल को यस, अगर सब कुछ डूब गया, पूरा 20 रुपया डूब गया, तो भी आपके पास 80 रुपए बचे होंगे, जिन 80 रुपए को आप फिर भी आप उससे जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं आप ला पाओगे। सेम मेरे केस में, जो मैं एफएनओ करता हूं, जो मैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये सब मेरे कैपिटल का ना 10 से 15% है। तो कल को खुदा ना खास्ता इसमें 100% को भी मेरे को लॉस हो गया, उससे ऊपर तो लॉस हो नहीं सकता, 100% से ऊपर तो लॉस ही नहीं हो सकता, इसमें पॉसिबल ही नहीं। तो मेरा बिल्कुल। जब 100% भी लॉस होगा, तो भी मेरे कैपिटल का 10 to 15% ही जाएगा, मेरा बचा हुआ कैपिटल इज स्टिल कंपाउंडिंग। तो लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से चलो,
जो लोग देखते हैं ना, अरे यार इस एक्टर ने तो 5 करोड़ रुपए डाल दिए, इस एक्टर ने 3 करोड़ रुपए डाल दिए, इस क्रिकेट प्लेयर ने 10 करोड़ रुपए डाल दिए। अरे 10 करोड़ उनकी पूरी वेल्थ का 2% है, 1% है। उन्होंने मस्ती करी है। जैसे आपके जेब में अगर 10,000 रुपए पड़े हो और आप 500 रुपए खर्च कर दो, तो वो आपके लिए मस्ती होता है। उसी तरह उसके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसमें से उसने 5, 6, 10 करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए, उसके लिए मस्ती का अमाउंट है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो डूबे मरे, कुछ रिटर्न्स कमा के दे या ना कमा के दे। तो इसीलिए प्लीज डोंट फॉलो द ट्रेंड्स, प्लीज डोंट लुक एट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपकी इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है, कि मैंने प्राइवेट इक्विटी में डाल दिया, एआईएफ में डाल दिया, मैं तो ये हो गया वो गया, वो सब आपका नहीं काम है। आप अपना काम से काम रखो। आप अपना कॉर्पस इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि फिर आप ये मस्ती करो कि इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, ये यस। कर दिया, वो कर दिया। तो फर्स्ट मेक योर कॉर्पस बिग बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके सर, सो अभी हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर ली। अभी विल यू लाइक टू गिव द व्यूअर्स सम ऑफ द ऑप्शंस ऑफ मेकिंग पैसिव इनकम? देखिए, देर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। देर इज नथिंग, मैं गलत बात बोलूंगा नहीं। हो सकता है लोग बोलेंगे यार यार, और या फिर किसी इंस्टाग्रामर को सुन लेंगे जो बताएगा कि मैंने ऐसे दिखाएगा, मैंने लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ और मैं तो ऐसे पैसे बनाता हूँ। कोई कुछ नहीं बना रहा है। ये सब भाड़े पे लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं ताकि आपको चूना लगा सके। ठीक है? तो आप ये सब चक्करों में मत पड़ो। फर्स्ट ओनली थिंग इज फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल। इफ यू आर यंग, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल। प्रीति, इफ यू वांट टू बी अ गुड पॉडकास्टर, फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड पॉडकास्टर। डोंट थिंक कि मैं साइड से और कैसा पैसे बना लूंगी, मैं ये कैसे कर लूंगा, वो कैसे कर लूं। बिकम द बेस्ट पॉडकास्टर एंड देन व्हेन यू विल मेक मनी, यू विल मेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। आज रणवीर अलाहाबादिया 9-10 साल से इस इंडस्ट्री में है, पॉडकास्ट करे जा रहे, मस्ट हैव पब्लिश्ड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पॉडकास्ट, एंड टुडे ही इज मेकिंग यस, यस। ट्रक लोड्स ऑफ मनी बाय। पर अगर वो पहले दिन सोचते नहीं यार मेरे को तो पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसिव इनकम बनाना है, पैसिव इनकम बनाना है, वो नहीं पॉसिबल। तो आपको पहली चीज है, आपकी स्किल ही आपको पैसिव इनकम देगी। पहले अपनी स्किल को बहुत अच्छा करो। मैं एक्टिव पहले एक्टिवली जो कर सकते हो यार, यंग हो अभी, क्यों पैसिव इनकम चाहिए? बुढ़े हो गए हो क्या? हम्म। आप यंग हो अभी, बीस हम्म। साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो। वर्क ऑन योर एक्टिव इनकम, बिकम ब्लडी द बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर एन एनालिस्ट, बिकम द बेस्ट एनालिस्ट। इफ यू आर इन सम कॉर्पोरेट जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकम द ब्लडी बेस्ट डिजिटल मार्केटर। एकदम नंबर वन बन जाओ। एंड देन यू सी व्हेन यू विल हैव दैट काइंड ऑफ मनी, आपकी तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना हो जाएगी, 2 लाख रुपए महीना हो जाएगी। यू विल हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट। You will have, instead यस। of doing a 5,000 rupee SIP, you will be able to do 50,000 rupees SIP, 60,000 rupees का SIP, and still you will have enough capital with you. तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, ये इजी वेज ऑफ पैसिव इनकम। अच्छा, बहुत से लोग आके आपको बोलेंगे आप इसमें बॉन्ड में डाल दो, ये छोटी बातें हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। थोड़ा पार्ट आपका पैसा का आपने किसी बॉन्ड में डाल दिया, वो आपको महीने का कुछ रिटर्न्स दे रहा है। जैसे मैंने आपको यही बोला, मुथूट का बोल दिया, श्रीराम फाइनेंस का बोल दिया। ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं जो आपको साल का 12% देते हैं। भारत पे का एक कुछ आता था, जो 12% आपको, द 12% क्लब, जिसपे आपको 1% पर मंथ अपने यस, कैपिटल 12% क्लब, या। रिटर्न्स मिलता था। वो सब ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डाल सकते हो। पर ये यंग एज में आप प्लीज डिफोकस मत हो, अपना सारा दिमाग साइड में रखो। आपकी अपनी बजटिंग करो, अपने इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करो, और अपनी इंश्योरेंसेस खरीद के बाद में इन्वेस्टमेंट्स करो। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फाइनेंस में। आपका एक ही काम होना चाहिए, रोज सुबह उठो तो हाउ कैन यू बिकम 1% बेटर एवरी डे इन योर ओन एक्टिव स्किल, इज समथिंग यू शुड लुक एट। पर प्रॉब्लम क्या है प्रीति, ना सबको ना मोहताजी है। सबको चाहिए कि मैं कहीं और से मुझे पैसा फ्री में बन जाए, मुझे कहीं से पैसिव इनकम बन जाए। अरे मेहनत करो भाई, मैं 40 की उम्र में आके पैसिव इनकम कमा रहा हूं। मतलब आई स्टार्टेड मेकिंग पैसिव एग्जैक्टली। इनकम आफ्टर आई वाज 37 38, एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 21। मैं 21 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, यानी मैंने पहले 16-17 साल काम किया है, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया है, कम गलतियां करी। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलतियां नहीं करी, कम गलतियां करी हैं, गलतियों से जल्दी सीखा हूं। कॉर्पोरेट में बहुत तेजी से ऊपर गया। आई रिटायर्ड एट अ सैलरी ऑफ मोर देन अ करोड़। तो आई हैव हैड अ journey which was fantastic in corporate, and that gave me the power to invest more money into stock market or mutual funds, and that further gave me financial freedom. अचानक से मेरे को किसी ने आके ऊपर से ऐसा थैला नहीं दिया पैसे का कि ये ले भाई, तू ये 10 करोड़ का थैला पकड़, अब तू फाइनेंशियली फ्री हो गया। वो थैला मैंने जनरेट किया बाय वर्किंग ऑन माय एक्टिव इनकम। आई हैड अ पॉलिसी एंड स्टिल हैव इट प्रीति, दैट आई विल ऑलवेज इन्वेस्ट 5% ऑफ माय एक्टिव इनकम ऑन माय ओन डेवलपमेंट। I will do courses, I will go to conferences, I will go to events, I will learn.
मेरी कंपनी मुझे स्पॉन्सर नहीं करती थी ना, तो मैं ऐसे नहीं कहता था कि यार अब मैं करूंगा नहीं, मैं खुद ही कर लेता था। तो काफी लोग वेट करेंगे, अरे नहीं हाँ। मेरी कंपनी मेरा 20,000 का कोर्स स्पॉन्सर करेगी ना, तब मैं पोस्ट कर हम्म। लूंगा। अच्छा, अगले दिन पता चला वो अपने हम्म। दोस्तों के साथ पार्टी में 20,000 उड़ा के आ गया। वहां उसको दुख नहीं ट्रू। होगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। पर अपने ऊपर 20,000 रुपए खर्च करने में उसको लगता है नहीं यार, यहाँ तो कंपनी को मेरे ऊपर 20 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। क्यों भाई, तुम करो ना यार, तुम्हारी ग्रोथ होने वाली है। So my point is, again, just to reiterate, focus on creating a great active income, become very best in your skills, keep on investing more money into stock markets. Don't focus on investments, because जितना ज्यादा आप investments पे focus होगे, अपने आप main काम पे distract होगे। मैं अभी मेरे बैच के साथ बात कर रहा था प्रीति, and everybody, they learn option selling from me। तो कल ही हमारी बात हो रही थी, कल संडे को मेरा लेक्चर होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला सर आपकी हमने स्ट्रैटेजी यूज की ना, तो हमारा 80% टाइम फ्री हो गया मार्केट से। वी आर नाउ नॉट सिटिंग राइट फ्रॉम 9 AM to 3:30 AM इन द मार्केट्स एंड सीइंग कि ऊपर नीचे। वी आर एबल टू डू दैट विद इन 15-20 minutes इन अ डे, जस्ट सी द पोजिशन एंड डू दिस। नाउ जस्ट इमेजिन व्हेन समबडी बिकम्स 80-90% फ्री, वो उस टाइम पे क्या क्या नहीं कर सकता, वो और भी चीजें कर सकता। इसीलिए मैं आपको भी ये बात कहूंगा कि रोज बैठ के स्टॉक ऊपर गया स्टॉक नीचे गया, मैंने आईटीसी कल खरीदा था, अच्छा आपने खरीदा होगा 10,000 रुपए का, वो गिर गया 500 रुपए, तो आप ऐसा मुंह फुला के बैठ जाओगे, अरे यार मेरा 500 रुपए का हम्म। लॉस हो गया, मेरा 500 रुपए का लॉस हो गया। फिर जो मेन काम है वहां पे बॉस आपको डांटेगा कि नहीं तू काम नहीं कर रहा है ठीक से, योर अटेंशन इज नॉट देयर। द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग बेटर सैलरीज यू विल लूज दोज, द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग अ प्रमोशन यू विल लूज दोज। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ लिटिल स्ट्रेस कि यार कोई मैंने स्टॉक खरीदा था वो 500,000 रुपए नीचे चला, फिर आप स्टॉक मार्केट को गाली दोगे, फिर आप चले जाओगे, फिर आप रोते रहोगे, और फिर आपके पैसे नहीं बनेंगे। मतलब दिस इज लाइक कहानी घर घर की फॉर द इंडियन यस। मार्केट्स। तो मेरा पॉइंट यही है, डीक्लटर योर माइंड। प्रीति, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। हमें बचपन में एक चीज सिखाई गई थी कि अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? ज्यादा मार्क्स अगर आएंगे। आप ज्यादा देर काम करोगे ऑफिस में तो क्या होगा? ज्यादा पैसे कमा सकोगे। ऑब्वियसली। अगर आप जिम विम में ज्यादा जाओगे तो, प्रमोशन होंगे। जिम में जाओगे तो क्या होगा? ज्यादा देर जाओगे तो क्या होगा? ज्यादा हेल्दी बनोगे, हेल्थ अच्छी बनेगी। प्रिसाइसली। तो हमें ना ब्रेन में ये बता दिया गया है कि आवर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इनपुट। बट लेट मी टेल यू अ मैजिकल थिंग नाउ, इन्वेस्टमेंट्स में योर आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। अगर आप एक्टिव एक्सप्लेन करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, इसको? हाँ, एक्सप्लेन करेंगे हाँ इसको, मैं क्या बताऊं। बोलना चाह देखिए, रहे हो? एक्टिव इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टॉक खरीद लोगे, बहुत लोग कहते हैं सर काश मैंने आरवीएनएल का शेयर खरीदा होता तो वो 10 टाइम्स हो गया पिछले 2 साल में। मैं उनको कहता हूं कि अगर तुमने आरवीएनएल का शेयर खरीदा होता ना, तो जैसे ही वो 20% ऊपर जाता तुम छोड़ के चले जाते। तुम्हारा कच्चा लालच होता, तुमने 100 में हम्म। खरीदा 120 में बेच गए, तुम 100 का 1000 का वेट करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि करोगे ही नहीं, बिकॉज राइट। यू आर एक्टिव, बिकॉज एवरी डे यू आर लुकिंग एट दैट ब्लडी शेयर। सो आपको मन करेगा अरे वाह यार मैंने तो 10,000 डाले थे, 2,000 ऊपर हो गया, चलो बाहर निकलते हैं, 2,000 रुपए की मैं कुछ वो खरीद लूंगा, क्या कहते हैं, कुछ जोमेटो पे पार्टी कर लूंगा, या ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आप पैसे को कंपाउंड होने ही नहीं दोगे। हम जब पेड़ लगाते हैं प्रीति, तो क्या हम पूरा टाइम 24 घंटे बैठ के उसको पानी ऐसे देते रहते? नहीं, मैं तो देता रहूंगा देता, उससे पेड़ खराब हो जाएगा। तो पेड़ को आपको सिर्फ सूरज के आगे रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी देना है, बाकी अपने आप वो कंपाउंड करता रहेगा। सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट, यू डू नॉट हैव टू स्पेंड टाइम इन एक्टिव इन्वेस्टमेंट। It is proven in USA that only 4% fund managers are able to beat the benchmark index. Only 4%। यानी अगर वहां पे यस। 1 लाख म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें से 1 लाख म्यूचुअल फंड्स में से 4,000 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। 96,000 आर नॉट बीटिंग द इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर जितना आप एक्टिव रहोगे इन्वेस्टमेंट्स में, उतना ही आपका आउटपुट कम आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को वीडियो गेम बन चुका है ना, ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं, इनको भी रेवेन्यू वहीं से आ रहा है सबसे ज्यादा। तो उन लोग को मजा आ रहा है। पैसा कौन बना रहा है? वो तो जीरोधा बना रहा है, आप थोड़ी बना रहे हो। द मेन मनी इज मेड बाय जीरोधा, एग्जैक्टली। ग्रो। तो आपको कुछ नहीं करना है। द मोर यू विल बी अवे फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड ओनली मेक अ स्ट्रैटेजी एंड एसेट एलोकेशन कि मैं ऐसे ऐसे पैसा डालूंगा, इतने लंबे समय के लिए डालूंगा, आप पैसा बना लो। पर अगर आप रोज बैठ गए काउंटर पे, अच्छा क्या हुआ आज, मैंने कल आईटीसी खरीदा था क्या हुआ, मैंने परसों एचयूएल खरीदा था क्या हुआ, अच्छा वो थोड़ा सा बढ़ गया 2% 3%, तो अरे निकल 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 पैसे बना लिए मैंने,
तो you will never be able to compound your wealth. You will never ever be able to compound it. लोग बोलते तो हैं कि इस टाइम में मैंने ये शेयर लिया होता तो आज उसका वैल्यू ये होता, बट वो रुकते ही नहीं आज तक, Nobody ये stays. एक Nobody फैक्ट है. stays. Nobody stays. Nobody stays. ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं कि मैंने 3 साल पहले काश खरीदा होता तो अभी तक वो शेयर मेरा 5 गुना हो गया होता, 10 गुना हो गया होता. यूजलेस. जैसे ही 20% ऊपर होता आप छोड़ के चले जाओ और फिर सर पकड़ के बैठते और फिर वापस कभी एंटर नहीं कर पाते. सर नाउ कमिंग ऑन टू, आपने क्या मनी मिस्टेक्स की है अपनी लाइफ में विच यू थिंक? I think the biggest money mistake I made was trusting people and giving them loans. वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है. तो वो क्या होता है, जैसे हम्म. आपके दोस्त आते हैं और आपसे लोन मांगते हैं तो हम्म. आप दे देते हो आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, पर वो फिर दोस्ती उसी दिन, उसके बाद वो दोस्ती बचती नहीं है. तो नाउ आई हैव खराब होती प्रेफर्ड है. कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती पहले दिन ही तोड़ लो. वो बेटर है बिकॉज आगे जाके टूटने ही वाली है. हम्म. और दर्द आपको होगा, पैसे आपके हम्म. जाएंगे, मतलब यू विल बी एट अ लॉस, वेरी बिग लॉस. तो ये पहला मेरा मनी मिस्टेक रहा है जो मैंने काफी सिग्निफिकेंट किया था. दो इट इज नॉट अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट स्टिल इट पेन्स. वो अमाउंट करंट देख के दुख पोर्टफोलियो. तो होता ही है. और दूसरी चीज आई थिंक इज, जो एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए कभी, वो है बोरो करके कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए. बिकॉज बोरोइंग का इंटरेस्ट हम्म. जो होता है वो परमानेंट होता है, पर इन्वेस्टमेंट का आउटकम जो होता है वो अभी क्लियर नहीं होता, उसको टाइम लगता है. तो क्लियर नहीं है. इसे हम अपना टिपिकल फाइनेंस में शायद आप बहुत आसानी से समझोगे, इसे हम एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं. कि आपकी लायबिलिटी या लायबिलिटी तो कंसिस्टेंट है. आपने अगर उधार ले जनरेट लिया हो गई है. तो आपको देना ही देना है. अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको हर महीने 10,000 का ब्याज देना ही पड़ेगा. पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के आपको 10,000 कमा के देंगे हर महीने, ये गारंटी नहीं होती है. तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा बोरो करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. मैं बहुत ऐसे केसेस जानता हूं जिसमें लोगों ने बोरो करके इन्वेस्टमेंट्स किया और मुझे नहीं लगता अगले अगले 20 साल तक भी वो पैसा वापस कर पाएंगे. सो दे आर इन टू अ वेरी बैड होल एंड दे विल नॉट बी एबल टू फिल दैट एवर इन देयर लाइफ. तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो लोगों को नहीं करना चाहिए. तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि कभी भी टिप्स नहीं लेनी चाहिए किसी से भी. डोंट डोंट वर्क ऑन एनीबडी एल्सेस स्ट्रेटजी. बिकॉज कोई भी व्यक्ति ना आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता ही नहीं सकता. मैं ये नहीं कह रहा उसका मन खराब है, पर वो बता ही नहीं सकता. वो आपको बता देगा चलो ये वाला शेयर खरीदो, कब बेचना है, क्यों खरीदना है, क्या थीसिस है, वो सब आप सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको क्विक मनी चाहिए. तो कभी भी आप टिप्स पे काम करोगे या किसी और के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पे काम करोगे तो आप पैसा नहीं बना सकते. तो पहले इसको सीखना पड़ता है बहुत अच्छे से, तब आप फिर भी उसको बना सकते हो. बट फिर भी मैं कहूंगा कि इस टिप्स विप्स के चक्कर में मत पड़ो. सी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ. प्रीति, लेट्स से एक शेयर है, वो 100 रुपए से 50 रुपए गिरा, तो कितना परसेंट गिरा? 50%. अब उसको 50 से वापस 100 जाना है तो कितने परसेंट जाना पड़ेगा ऊपर? Again it will have to double like 2x. 100%. ठीक है. तो जब गिरा तो 50% गिरा, पर अब वापस उधर जाने के लिए उसको 100% डबल मेहनत करना पड़ेगा. तो इट इज वेरी इजी टू लूज मनी बट इट इज डबल डिफिकल्ट टू मेक मनी. ये रूल है मार्केट्स का. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि रूल नंबर 1 इज डोंट लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. तो वो भी इसी बात पे फोकस करते हैं कि फालतू में पैसा मत हारो, नहीं तो उसको रिकवर करने में आपकी जान चली जाएगी. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं 3 चीजें बताऊंगा कि डोंट डोंट लेंड मनी, यू आर नॉट अ बैंक, दैट्स नॉट योर मेन जॉब. एंड इवन इफ यू आर लेंडिंग, देन लेंड दैट मच कि आपको पता हो नहीं आएगा तो चलेगा, मतलब फिर दुख नहीं होना चाहिए. ठीक है. पहला पॉइंट तो ये हो गया. सेकंड पॉइंट ये हो गया कि बोरो करके कभी भी इन्वेस्ट मत करो. और थर्ड है कभी टिप मत सुनो किसी की. सो आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई वुड लव टू से. So it was really great having you on the podcast.